नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में कोई कानून आखिर बनता कैसे है? ये सारा काम शुरू होता है संसद में। और अगर एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज भारतीय संसद की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले संसद की नींव को समझेंगे, फिर इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को जानेंगे। हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में असल में फर्क क्या है, इनकी शक्तियां क्या हैं, और आखिर में उन जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये भारतीय संसद है क्या और हमारे संविधान में इसका जिक्र कहाँ है? इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 इस पूरी बनावट का आधार है। ये साफ साफ कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ कोई एक इमारत नहीं, बल्कि 3 चीजों का मेल है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यही तिकड़ी हमारे लोकतंत्र की गाड़ी को चलाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। राष्ट्रपति न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही राज्यसभा के, फिर भी वो संसद का एक अटूट हिस्सा हैं। कैसे? सोचिए, वो एक तरह से फाइनल मंजूरी देने वाले हैं। कोई भी बिल भले ही दोनों सदनों से पास हो जाए, वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर न लगा दें। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये 3 अंग कौन से हैं, तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करते हैं। चलिए एक एक करके इनके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इनकी खासियत क्या है। तो ये हैं वो 3 हिस्से। सबसे पहले राष्ट्रपति, जो देश के कार्यकारी प्रमुख हैं। फिर आती है राज्यसभा, जो राज्यों की आवाज है और जिसे हम उच्च सदन या अपर हाउस भी कहते हैं। और आखिर में लोकसभा, जो सीधे सीधे जनता की आवाज है, यानी हमारा निम्न सदन या लोअर हाउस। राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहते हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस। सोचिए, ये एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इससे सदन हमेशा चलता रहता है। और दूसरी तरफ है लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहते हैं, और इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। ये सीधे भारत के लोगों की इच्छा को दिखाती है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे वोटिंग से चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और एक अस्थायी सदन है, मतलब इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अच्छा, अब जब हमने दोनों सदनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर इनके फर्क को देखते हैं। ये तुलना परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है लोकसभा, सीधे जनता का सदन, जिसका कार्यकाल 5 साल का है। दूसरी तरफ है राज्यसभा, राज्यों की परिषद, जो एक स्थायी सदन है। अगर आसान शब्दों में कहें तो लोकसभा पूरे देश की तस्वीर दिखाती है और राज्यसभा अलग अलग राज्यों की। ठीक है, तो हमने बनावट तो समझ ली, लेकिन संसद असल में करती क्या है, इसकी असली ताकत कहाँ है? चलिए अब इसके सबसे जरूरी पहलू यानी इसके काम और शक्तियों को समझते हैं। देखिए, संसद का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है देश के लिए कानून बनाना। कोई भी साधारण बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया पर राज्यसभा उस पर राजी नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे डेडलॉक की स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को एक संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग बुलाने की शक्ति देता है, जहां दोनों सदन मिलकर फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही बात पैसे की आती है तो पूरा खेल बदल जाता है। यहां पर लोकसभा कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसे ऐसे समझिए कि देश की तिजोरी की चाबी लोकसभा के पास है। सरकार एक भी रुपया संसद की मंजूरी के बिना खर्च नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, पैसे से जुड़े बिल, जिन्हें हम धन विधेयक या मनी बिल कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं। ये नियम जो अनुच्छेद 110 में लिखा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती, वो सिर्फ अपने सुझाव दे सकती है। यही नियम लोकसभा को पैसे के मामलों में असली बॉस बनाता है। ये हमारी संसदीय सिस्टम का एक और बुनियादी नियम है। सरकार यानी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए सीधे लोकसभा को जवाबदेह है। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा में ज्यादातर सदस्य सरकार के काम से खुश नहीं हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब सरकार तभी तक है जब तक उसे लोकसभा का भरोसा हासिल है। राष्ट्रपति के पास एक और खास शक्ति है। जरा सोचिए, अगर संसद का सेशन नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और इसकी ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जितनी ही होती है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। इन्हें जरा ध्यान से देखिएगा। कोरम
या गणपूर्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी सदन की बैठक शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए, और यह संख्या है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, यानी 1/10। अगर इससे कम सदस्य मौजूद हैं तो स्पीकर बैठक को तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। शून्यकाल या 0 आवर, ये संसदीय प्रक्रिया में भारत की अपनी देन है, एक इंडियन इनोवेशन। ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और शायद संसद का सबसे लाइवली समय भी। इसमें सदस्य बिना किसी पहले की सूचना के जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। अनुच्छेद 112 को जरूर याद रखिएगा। ये जुड़ा है वार्षिक वित्तीय विवरण से, जिसे हम और आप आम भाषा में बजट कहते हैं। यही वो दस्तावेज है जिसमें सरकार अपने आने वाले साल के खर्च और कमाई का पूरा हिसाब किताब पेश करती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बड़े सवाल पर वापस आते हैं। आखिर लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली क्यों माना जाता है? अब इसका जवाब हमारे पास है। इसका राज छिपा है धन विधेयक पर लोकसभा की विशेष शक्ति में और सरकार की उसके प्रति सीधी जवाबदेही में। यही वो चीजें हैं जो इसे जनता की सबसे ताकतवर आवाज बनाती हैं। इस